नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन विषय के अंतर्गत चैप्टर 7 में हम एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लास्ट सेशन में हमने एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखा। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के लिए जो आपका एनवलप है, डिजाइन ऑफ एनवलप, बिल्डिंग एनवलप क्या होता है, उसकी डिजाइन क्या होगी, बिल्डिंग का सीलिंग कैसे करेंगे, ठीक है, बेसिक्स ऑफ एनवलप डिजाइन, ये सारा हमने बेसिक्स जो है वो डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड का पार्ट 2 अध्ययन करेंगे, यानी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर 7 का लास्ट सेशन है। सो नाउ वी कम्स ऑन दी पैसिव सोलर डिजाइन स्ट्रेटेजी। लास्ट सेशन में हमने बेसिक्स ऑफ एनवलप डिटेक्टर, एनवलप डिजाइन सॉरी, एंड देन बिल्डिंग एनवलप सीलिंग कैसे करते हैं। जो बिल्डिंग का, जो भवन का, मुख्य भवन का जो बाहरी आवरण होता है उसको हम कैसे डिजाइन करेंगे, बाहरी आवरण होता क्या है, कैसे हम उसे डिजाइन करेंगे, क्या उसके बेसिक फीचर्स होंगे, बेसिक एनवलप्स की क्या होंगी, ये सारी चीजें हम पिछले सेशन में चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे पैसिव सोलर डिजाइन स्ट्रेटेजी, यानी पैसिव सोलर को हम पैसिव सोलर डिजाइन कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। इन पैसिव सोलर बिल्डिंग डिजाइन, विंडो, वॉल्स एंड फ्लोर्स आर मेड टू कलेक्ट, स्टोर, रिफ्लेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट सोलर एनर्जी। यानी कि इन पैसिव सोलर बिल्डिंग डिजाइन में क्या करना होता है हमें, कि हम विंडोज को, वॉल्स को, फ्लोर को, ठीक है, इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि दे विल कलेक्ट और दे विल स्टोर और दे विल रिफ्लेक्ट। यानी वेन एवर दे नीड to absorb the things, they will absorb, they will collect. Whenever they need to store the thing, they will store, and then whenever they need to reflect the things or sunlight, they will reflect the things and distribute solar energy। ठीक है, ये सारे काम बिल्डिंग के जो फ्लोर्स हैं, वॉल्स हैं, विंडोज हैं, वो सब करती हैं इन दी फॉर्म ऑफ दी हीट इन दी विंटर एंड रिजेक्ट सोलर हीट इन दी समर। यानी कि अगर हमें रिफ्लेक्ट करना है, तो अगर हम समर की बात करें तो जो सनलाइट से जो हीट मिलती है उसको हमें एब्जॉर्ब नहीं करना, उसे हमें विंडो या जो आपकी वॉल्स हैं या फ्लोर्स हैं और उनसे हमें उसे रिफ्लेक्ट करना है इन दी रीजन ऑफ समर, यानी एक तरह से रिजेक्ट करना है। लेकिन विंटर के सीजन में हमको सनलाइट चाहिए, ठीक है, टू वार्म अप, ठंड से बचने के लिए। तो उस समय पर हमें उसको, हीट को एब्जॉर्ब करना होगा, एक तरह से बिल्डिंग के अंदर उसे स्टोर करना होगा, ठीक है। तो वो काम हमारा जो है, विंटर में हमें हीट को एब्जॉर्ब करना है एक तरह से, और समर में उसे रिफ्लेक्ट करना है। तो हमारी बिल्डिंग की जो डिजाइन है, पैसिव सोलर डिजाइन होना चाहिए। This is called passive solar design because unlike active solar heating system, it does not involve the use of mechanical and electrical devices। यानी जो आपके एक्टिव सोलर हीटिंग है उसमें कोई भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यूज नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक्टिव, दिस इज अ कॉल्ड अ पैसिव सोलर डिजाइन बिकॉज अनलाइक एक्टिव सोलर हीटिंग, क्योंकि जो एक्टिव सोलर हीटिंग सिस्टम है उसमें आपके कोई ना कोई मैकेनिकल सिस्टम या इलेक्ट्रिकल सिस्टम जरूर यूज होता है। लेकिन पैसिव सोलर सिस्टम में हम कोई भी मशीनरी अलग से हम यूज नहीं करें, नेचुरल तरीके से जो सनलाइट आती है उससे ही हमारी बिल्डिंग किस तरीके से वार्म अप होगी और किस तरीके से वो गर्म हवा को, गर्म सनलाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी, ये सारा काम नेचुरल तरीके से, और वॉल्स, रूफ्स और विंडोज, फ्लोर्स, इनके माध्यम से होता है, ठीक है। जबकि एक्टिव सोलर हीटिंग में क्या होता है, एक्टिव सोलर हीटिंग में हम कोई ना कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे या आप ये देखें हाउ पैसिव सोलर डिजाइन वर्क्स, कैसे पैसिव सोलर डिजाइन करेगा। क्योंकि अगर हम समर में बात करें तो समर में जो सन की जो हाइट होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो भी इससे सनलाइट आएगी वो ज्यादातर पार्ट सनलाइट का आपका, आपकी जो रूफ होती है उस रूफ पर, छत पर होता है, ठीक है। तो हम छत को इस तरीके से डिजाइन करें कि कोई भी सनलाइट अगर इस पे आती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए। उसके लिए डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है। इस तरह के पेंट्स आते हैं कि अगर आप अपनी रूफ पर वो पेंट ऊपर से कर देंगे तो वो सारी की सारी हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। वो हीट का कुछ भी पार्ट एब्जॉर्ब नहीं करता। इवन दो बहुत पीक टाइम में जब गर्मी होती है और पीक टाइम में, डे के पीक टाइम में भी आप नंगे पैर उस पेंट पर चल सकते हैं, वो गर्म नहीं होता, ठीक है। वो क्या करता है, हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो वो हमें ये काम करना है इसमें कि इस तरीके से डिजाइन करना है कि ये हमारी जो रूफ है ये हीट को रिफ्लेक्ट कर दे।
वहीं दूसरी तरफ जब विंटर सीजन की बात करते हो तो विंटर के सीजन में जो सन है वो सन की हाइट कम रहती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में सनलाइट ज्यादातर आपकी वॉल से आती है, विंडोज से आती है अंदर, ठीक है। तो हमें वॉल्स को और विंडोज को इस तरीके से डिजाइन करना है कि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट इस बिल्डिंग के अंदर आए, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो अंदर, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से पैसिव सोलर। तो इसमें हमने कोई भी अलग से ना तो कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज किया है ना ही कोई मैकेनिकल डिवाइस यूज किया है। हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का डिजाइन इस तरीके का है कि वो पैसिव सोलर की तरह काम करता है। सर्दियों में वो जो भी सनलाइट आएगी उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, उसे एब्जॉर्ब करेगा, और गर्मियों में जब सनलाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। तो हमने इस तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है। सिटिंग एंड ओरिएंटेशन, यानी आपका जो मुख्य भवन है या जो आपकी बिल्डिंग है वो किस तरीके से, उसका जो बेस है, फाउंडेशन है, वो किस तरीके से होना चाहिए, उसका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए। द वर्ड बिल्डिंग ओरिएंटेशन इज बेसिकली द पोजिशनिंग ऑफ अ बिल्डिंग विद रिस्पेक्ट टू द सन, यानी सन के रेस्पेक्ट में आपके बिल्डिंग की पोजीशन क्या है, ठीक है, वो कहलाता है ओरिएंटेशन। आपने देखा हो जब आपने कहीं भी कोई सिविल इंजीनियर के द्वारा किसी बिल्डिंग का मैप बनाया हुआ देखा हो तो दे विल शोज द डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मैप में सबसे पहले वो दिखाते हैं, क्योंकि वो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही वो आपका किधर से एंट्रेंस है, आपका किस डायरेक्शन में एंट्रेंस है वो सब बताते हैं, किस डायरेक्शन में रोड्स हैं आपके में, तो वो सारी चीजें वो ड्राइंग में मेंशन करते हैं। तो सन के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं कि हमारी बिल्डिंग की पोजीशन क्या है, यूजुअली done to maximize solar gain at the appropriate time of the year when required in cold climate and to minimize solar gain in a hot climate। यानी बिल्डिंग का ओरिएंटेशन इस तरीके से होना चाहिए कि गर्मियों के दिनों में जो सनलाइट है वो आपको मिनिमम मिले, सोलर गेन जो है वो कम से कम मिले हॉट क्लाइमेट में जो है, और जब आपका ठंडा क्लाइमेट होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, उस कंडीशन में सन जो है, सनलाइट जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपको गेन हो, ठीक है। इस तरीके से उसका ओरिएंटेशन होना चाहिए। सोलर एंड विंड ओरिएंटेशंस आर द टू मेन फैक्टर्स विच नीड टू बी थॉट अबाउट, यानी सोलर और विंड, यानी जब भी हम अपना मकान, अपना कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग के डिजाइन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि एक तो उसमें सोलर की डायरेक्शन, इसीलिए आप देखते होंगे आप कहते हैं ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, डिफरेंट फेसिंग में बिल्डिंग्स होती हैं, और हर एक फेस की बिल्डिंग के जो फीचर्स हैं और एक तरह से जो बिल्डिंग का जो डिजाइन स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो जब भी हम कोई बिल्डिंग डिजाइन करते हैं तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो उसका सोलर की डायरेक्शन और विंड का ओरिएंटेशन, हवा किधर से जा रही है। हमें ये ध्यान रखना जिधर से हवा ज्यादा चलती है उधर से हमारा एंट्रेंस हो, जिससे पास हमारी हवा प्रॉपर वेंटिलेशन हो। तो दो फैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलर एंड विंड। व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू होम बिल्डिंग, तो अगर आपको नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको इन दो चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। The building orientation is generally used to refer solar orientation while planning of house with respect to sun path, ठीक है। यानी सूर्य की किरणों का जो पाथ है अगर उसको देखते हुए अगर आप बिल्डिंग ओरिएंट बना रहे हैं तो उसका ओरिएंटेशन हमें सोलर ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हमें अपनी बिल्डिंग को प्लान करना होगा। Fine. The fact is that the sun is lower in the sky in the winter than in summer allow up to plan and construct building that capture the free heat in winter and reject the heat in summer। जैसे भी हमने डायग्राम में आपको बताया था कि समर के केस में जो विंटर के केस में जो सन की जो हाइट होती है वो लोअर हाइट होती है, लोअर लेवल पे होता है। तो उससे हमें इस तरीके से डिजाइन बनाना है कि जो सनलाइट है वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो, बिल्डिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा लाइट कैप्चर हो पाए, ठीक है। और वहीं समर में वो ज्यादा से ज्यादा लाइट रिजेक्ट हो। तो रूफ, क्योंकि सन में समर में सन की जो हाइट है वो ज्यादा रहती है, तो उस कंडीशन में जो सनलाइट है वो ज्यादातर आपकी रूफ पर आती है, तो रूफ को इस तरीके से डिजाइन करना है कि वहां पर उसके हीट के रिफ्लेक्शन की व्यवस्था हो। देन नेक्स्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड शेड। शेड क्या है? द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ सन शेड इज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट थ्रू आउट योर बिल्डिंग विंडोज। जनरली आपने देखा होगा आपकी जो बिल्डिंग्स होती हैं और बिल्डिंग्स में जो विंडो होती हैं, विंडो के सामने कुछ थोड़ा सा शेड पोर्शन निकाल दिया जाता है, शेडिंग कहते हैं उसको, ठीक है। कोई शेड लगा दिया या टीन शेड, जैसे आपने सुना टीन शेड। तो ये शेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये डायरेक्ट सनलाइट को आने से रोकने के लिए है, ठीक है। जैसे बहुत से लोग अपने घरों के सामने, गेट के सामने, और चिक देखी होंगी आपने जो बांस की बनी हुई होती हैं, चिक बोलते हैं या वो कर्टेन बोलते हैं, उस तरह लकड़ी का बना हुआ चिक चिक टाइप की, उसको लगा देते हैं। इससे क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट आपकी वॉल पे नहीं आती, तो जिससे आपके फ्रंट का जो कूलिंग है वो कूलिंग बनी रहती है और उतनी ज्यादा हीट जो है वो अंदर नहीं जा पाती।
ठीक है, तो शेडिंग के माध्यम से हम डायरेक्ट सनलाइट को एक तरह से रोकते हैं। The use of sun control and shading device is an important aspect of many energy efficient building design strategy. तो sunlight में जो shading है वो काफी important role play करती है for the design of building. Then आता है उसके बाद cross ventilation. Cross ventilation भी बहुत important है. Cross ventilation refer to one form of naturally occurring ventilation in a building. यानी हमें building का design और structure इस तरीके से बनाना चाहिए कि उसमें जो ventilation है वो natural ventilation हो, ठीक है, नेचुरल यानी प्राकृतिक तरीके से हवा एक तरफ से एंटर हो, हवा और आपके बिल्डिंग से पास होती हो, दूसरी तरफ से हवा निकल जाए, तो इसे कहते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। एक तरफ से हवा एंटर हुई, दूसरी तरफ से निकल गई, तो उस हवा ने आपके अंदर का जो क्लाइमेट है या अंदर की जो हवा है उसको एक तरह से फ्रेश कर दिया उसने, ठीक है, उसको ठंडा कर दिया। वो हवा से सफोकेशन नहीं बनेगा, ह्यूमिडिटी नहीं बनेगी अंदर, तो ये चीज बहुत जरूरी है। द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ वेंटिलेशन आर दैट एन एंटायर एंट्रेंस एंड एन एग्जिट फॉर एयर हैज टू बी प्रेजेंट। यानी आपके एंट्रेंस यानी जो आपका बिल्डिंग है वो इस तरीके से डिजाइन हो कि उसमें हवा के एंट्री करने प्रवेश करने का भी एक मार्ग हो और हवा के निकलने का भी एक मार्ग हो, ठीक है, दोनों चीजें हो, उसे बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। एंड द प्रेशर ऑफ द एयर एंटरिंग द स्पेस मस्ट बी डिफरेंट टू द प्रेशर ऑफ द एयर लीविंग। और इसके साथ साथ इस तरीके का डिजाइन हो कि आपके घर में जब हवा प्रवेश करे तो उसका प्रेशर अलग हो और जब वो घर से बाहर निकले तो उसका प्रेशर डिफरेंट हो। तो इस तरह से कुछ डिजाइन होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से जो एयर है वो एक तरीके से एंटर कर रही है एक तरफ से और दूसरी तरफ से ये क्रॉस वेंटिलेशन के माध्यम से दूसरी तरफ से एग्जिट कर रही है। तो एंट्री और एग्जिट ऑफ एयर दोनों की व्यवस्था आपके बिल्डिंग के डिजाइन में होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि बिल्डिंग में प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था है। उसके बाद आता है कूल रूफ। A cool roof prevents heat absorption by reflecting the sun's heat and then emitting its radiation back into the atmosphere. जो cool roof है, जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप छत पर पेंट कराकर, एक पेंट आता है रिफ्लेक्शन पे, रिफ्लेक्टिव पेंट, ठीक है, जिसपे कोई भी सनलाइट आती है तो हीट को वो रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरह का पेंट अगर आप रूफ पर करा देंगे अपर साइड में तो वो आपकी छत ठंडी रहेगी, ठीक है। तो इस तरह की कोई व्यवस्था आप उसमें कर सकते हैं जिससे कि उसमें हीट का एब्जॉर्प्शन ना हो, हीट उस रूफ से जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना, देन एमिटिंग इट्स रेडिएशन बैक। तो जो भी सनलाइट उस छत पर पड़ेगी वो छत जो रूफ है आपकी उसमें से हीट को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो उसे वापस रेडिएट बैक कर देगी टू दी एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो हमें छत को इस तरीके से डिजाइन करना है। बाय डूइंग दिस कूल रूफ्स अलाउज फॉर अ मोर कंफर्टेबल एंड कंट्रोल्ड इंडोर एनवायरनमेंट। अगर आप रूफ के टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदर घर का जो टेम्परेचर है वो काफी मेंटेन रहता है। Although cool roofing is one of the most significant green technology today, it is not a new concept. यानी अगर आप देखें तो रूफ का जो कूलिंग, रूफ की जो कूलिंग है वो कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, इट्स नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी। हम काफी पुराने समय से ये करते चले आ रहे हैं। अगर आपको याद हो, अगर आपने कभी देखा हो तो जो बच्चे रूरल एरियाज में रहते हैं और इंटीरियर एरिया में रहते हैं जहाँ पर ना तो लाइट की फैसिलिटीज है और ना ही आपके पास इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं जिनके माध्यम से आप अपने घर की जो एयर कंडीशनिंग कर सको, कोई एसी नहीं है, तो आपने देखा होगा कि अक्सर वहाँ गाँव में क्या करते हैं कि जब शाम का समय होता है, जब पूरे दिन सनलाइट छत पर पड़ता है और छत अपनी गर्म हो जाती है तो लोग उसमें क्या करते हैं, उस पर पानी से छिड़काव कर देते हैं, ठीक है। तो वो दिस इज द नेचुरल वे, एक प्राकृतिक तरीका है जिसके माध्यम से आप जो है अपनी छत को ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी इक्विपमेंट यूज नहीं कर रहे, कोई गैजेट यूज नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आप पेंट के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें एक आर्टिफिशियल कूलिंग है जिसमें हम एक अलग से एक पेंटिंग कर रहे हैं और उसमें एक हमारा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन गांव में, रूरल एरियाज में, विलेजेस में आप देखेंगे तो वहां पर क्या करते हैं वो लोग, ऊपर छत पर फिर शाम को पानी डाल देते हैं, पानी से छिड़काव कर देते हैं और छत को ठंडा कर देते हैं, जो गर्म हुई है वो हीट उसको ठंडा कर देते हैं, तो आपका नीचे का जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा हो जाता है। इसके साथ साथ अगर छत पर भी आप खटिया डालकर या पलंग डालकर सोते हैं तो वहां पर भी आपको ठंडक रहती है। सो ये जो कूल रूफिंग है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, काफी पुराना कॉन्सेप्ट है। और आजकल आप देखेंगे तो नई जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, उन बिल्डिंग्स में जो सबसे टॉप फ्लोर होता है उस टॉप फ्लोर पर गार्डनिंग की व्यवस्था की जाती है, वहां पर घास लगाई जाती है, छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं जो कि आपकी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और आपकी छत को गर्म होने से बचाए रखते हैं, ठीक है। तो ये कूल रूफिंग भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम अपनी बिल्डिंग की एनवायरनमेंट को ठंडा रख सकते हैं और बिल्डिंग को, तो हमारा क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हम बिल्डिंग को अगर नेचुरल तरीके से ठंडा रखेंगे, प्राकृतिक तरीके से, तो हमें एनर्जी का कम से कम यूज करना पड़ेगा।
तो हम एनर्जी पे हमारी निर्भरता कम होगी, जिसके माध्यम से हम ऊर्जा की बचत कर पाएंगे। तो ओवरऑल इस बिल्डिंग डिजाइन के पीछे और बिल्डिंग डिजाइन स्ट्रक्चर के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बिल्डिंग आपकी इस तरीके से डिजाइन हो कि उसमें हमें ऊर्जा की कम से कम आवश्यकता हो, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर ऊर्जा हम दो तरीके से यूज करते हैं, या तो आप लाइटिंग में यूज करते हैं या आप उसके एयर कंडीशनिंग में करते हैं, और अंदर की जो एनवायरमेंट है, क्लाइमेट है, और अंदर की जो हवा है उसको मेंटेन करने के लिए, अगर गर्मियों के दिन है तो उसे ठंडा रखते हैं आप, और सर्दियों के दिन है तो उस हवा को गर्म रखते हैं। तो इसके लिए आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, वो आपको ना करना पड़े अगर आप नेचुरल तरीके से कूल रूफिंग करें तो बिल्डिंग का डिजाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका सोलर रिफ्लेक्टेंस। सोलर रिफ्लेक्टेंस में जैसे हमने वही बताया कि आपके जो रूफ है उस पर जब सनलाइट आती है तो हमें इस तरीके से डिजाइन करना है कि उसमें से सनलाइट आए तो उसमें से वो रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। इसमें सम हीट इज एब्जॉर्ब बाय द रूफ। अब जो भी सनलाइट आएगी, सनलाइट में से कुछ हीट तो ऐसी होगी जो आपकी छत के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, ठीक है। तो सम हीट इज एब्जॉर्ब बाय द रूफ एंड ट्रांसफर टू द बिल्डिंग बिलो। तो कुछ हीट तो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दी जाएगी। Solar reflections in the fraction of solar energy that is reflected by the roof। सोलर रिफ्लेक्टेंस किसे कहेंगे कि जो भी सनलाइट आई उस सनलाइट में से काफी सारी कुछ सनलाइट तो ऐसी थी जो आपकी छत ने एब्जॉर्ब कर ली और बिल्डिंग को ट्रांसफर कर दी, और कुछ हीट ऐसी है जो आपकी रूफ ने रिफ्लेक्ट कर दी, वापस रिफ्लेक्ट कर दी, तो उसको बोलते हैं सोलर रिफ्लेक्टेंस, ठीक है। और देन थर्मल एमिटेंस भी होता है, द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ द रूफ सरफेस टू रेडिएट एब्जॉर्ब्ड हीट। तो जो भी हीट एब्जॉर्ब करी है उसको ये वापस दोबारा से रेडिएट करवाए, ये भी फैसिलिटीज हमारी इसमें होनी चाहिए, तो इसे बोलते हैं सोलर रिफ्लेक्टेंस। तो सोलर रिफ्लेक्टेंस जिसे एसआर से रिप्रेजेंट करते हैं इज द रेशियो बिटवीन द सोलर एनर्जी ग्लोबली रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस एंड द टोटल इंसिडेंट सोलर एनर्जी। यानी सोलर रिफ्लेक्टेंस हमें निकालना है तो कितनी एनर्जी इस पे इंसिडेंट हुई। ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है, डार्क रेड कलर में, ये वो एनर्जी है जो आपकी रूफ पर इंसिडेंट हुई है। तो सोलर एनर्जी और कितनी एनर्जी इस पे से रिफ्लेक्ट हुई, इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लें तो यू विल गेट दी सोलर रिफ्लेक्टेंस। तो सोलर रिफ्लेक्टेंस इज नथिंग, इट इज द रेशियो बिटवीन द सोलर एनर्जी ग्लोबली रिफ्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द सोलर एनर्जी इंसिडेंट। फाइन। तो ट्रेडिशनली रूफिंग मटेरियल एसआर कैन बी बिटवीन 0.05 एंड 0.5, यानी जो रूफिंग मटेरियल है उसका सोलर रिफ्लेक्टेंस जो है वो इस तरीके होना चाहिए कि हमारा जो एसआर है वो 0.05 से 0.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सो 0.05 फॉर ब्लैक मेम्ब्रेन रूफ्स, ठीक है। 0.05 किसका हो, ब्लैक मेम्ब्रेन का होगा। 0.08 टू 0.5 फॉर मेटल रूफ, अगर मेटल रूफ है तो, एंड 0.2 फॉर क्ले टाइल्स, ठीक है। अगर क्ले टाइल्स हैं तो ये 0.2 होगा। तो इस तरीके से ये रूफिंग मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि आपने रूफिंग पे क्या मटेरियल लगाया जिससे आपकी हीट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है कि रिफ्लेक्ट कर रहा है, और कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सारी चीजें सोलर रिफ्लेक्टेंस पे डिपेंड करती है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जितनी उस पर इंसिडेंट हुई उतनी ही रिफ्लेक्ट हो, तो वो तो सबसे 100% एक्यूरेसी हो गई, ठीक है। रिफ्लेक्टेंस हो गया, लेकिन 100% तो नहीं होता, वो सारी तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, उसमें से काफी सारी हीट ऐसी होगी जो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो कितनी इंसिडेंट हुई, कितनी रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आपका सोलर रिफ्लेक्टेंस कहलाता है। तो सोलर रिफ्लेक्टेंस जो आपका डिपेंड करता है वो जो आपकी रूफ है उसके मटेरियल पे करता है कि आपने रूफ पे आप ब्लैक कलर लगाया, ब्लैक मेम्ब्रेन लगाया, कोई ब्लैक कलर की लेयर लगाई है, या आपने कोई मेटल रूफ बनाई है, या क्ले टाइल्स लगाई हुई हैं, तो इससे उसका टेम्परेचर चेंज होता है। दी सोलर हीट गेन कोफिशिएंट और SHGC, सोलर हीट गेन कोफिशिएंट देखते हैं हम, इज द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन ट्रांसमिटेड थ्रू अ विंडो एंड रिलीज्ड इनटू द बिल्डिंग और होम एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल। यानी जो सोलर हीट गेन कोफिशिएंट है वो जनरली अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन है जो आपकी विंडो के माध्यम से आपकी बिल्डिंग में रिलीज होता है, यानी विंडो के माध्यम से आता है और आपकी बिल्डिंग में रिलीज होता है, इसको हम बोलते हैं जो जितना अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन है वो कहलाएगा आपका सोलर हीट गेन कोफिशिएंट। यानी जो सोलर हीट या सोलर लाइट आपकी बिल्डिंग में विंडो पर आई उसमें से कितना अमाउंट आपकी बिल्डिंग में रिलीज हो गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोलर हीट गेन कोफिशिएंट। To put it simply, this SHGC is the amount of solar radiation, light and heat that passes through a window or glass assembly। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सीधा आपकी जो लाइट है, सनलाइट है, यानी जो भी सोलर रेडिएशन है जो विंडो के माध्यम से आपके घर में इन दी फॉर्म ऑफ लाइट और हीट आ रहा है,
तो कितना अमाउंट उसका आपकी विंडो के माध्यम से और ग्लास असेंबली के माध्यम से आपसी बिल्डिंग को ट्रांसफर होता है, उसको हम बोलते हैं सोलर हीट गेन कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे ये आप देखें तो ये सनलाइट है, ये आपकी विंडो है, इस विंडो से कुछ सोलर एनर्जी 100% है, ये सोलर एनर्जी 100% इस विंडो पे इंसिडेंट हो रही है, इसमें से काफी सारी एनर्जी जो है वो इस गिलास से पास होती हुई आपकी बिल्डिंग को ट्रांसफर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। आपने देखा होगा दिन के समय में जब सन की रोशनी आती है तो आपकी विंडो से जो लाइट आती है, सनलाइट आती है, सन रेडिएशन होता है, उससे आपके घर में लाइट भी होती है, इसके साथ साथ आपकी अंदर बिल्डिंग का टेम्परेचर भी बढ़ता है, एक तरह से हीट भी आपको मिलती है, और इसमें से कुछ अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट भी होता है, यानी आपकी विंडो 100% लाइट को अंदर वो एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर नहीं करती, उसमें से काफी सारा अमाउंट वो रिफ्लेक्ट भी करती है। So in other words, HGC tells you how well the window block the sun's heat from coming inside. यानी कि जो आपका सोलर हीट गेन कोफिशिएंट है, ये आपको ये बताता है कि आपकी विंडो सोलर हीट को रोकने में कितनी सक्षम है। ठीक है, कितने अच्छे तरीके से वो सोलर की हीट को ब्लॉक कर पा रही है, पा रही है, इसको हम बोलते हैं सोलर हीट गेन कोफिशिएंट। तो इस कोफिशिएंट के माध्यम से हम इसकी एक तरह से पता कर पाते हैं कि हमारी विंडो कितनी इफेक्टिवली काम कर रही है। नाउ वी कम्स ऑन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग। एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग का हम डिजाइन कैसे करेंगे, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कैसे होगा, वो हम देखेंगे। सो एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग डिजाइन, एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग डिजाइन इन्वॉल्व्स constructing or upgrading buildings that are able to get the most work out of the energy that is supplied to them by taking steps to reduce energy loss such as decreasing the loss of heat through the building envelope। यानी कि हमें बिल्डिंग का डिजाइन इस तरीके से करना है कि एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग डिजाइन अगर हम करने जा रहे हैं तो हमें डिजाइन में इन्वॉल्व होकर उसके कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्टिंग में और अपग्रेडिंग बिल्डिंग्स, यानी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है तो उसको हम अपग्रेड करें, उसमें ऐसी सारी व्यवस्था करें जिससे कि हमारी जो हीट है, सनलाइट है, वो कम से कम बिल्डिंग के अंदर ट्रांसफर हो, उसमें व्यवस्था ऐसी, उसका बिल्डिंग का एनवलप इस तरह का हो कि वो आपकी हीट को अगर सर्दियों के दिन है तो एब्जॉर्ब करे और गर्मियों के दिन है तो रिफ्लेक्ट करे। द एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग कैन बी डिजाइन बाई फॉलोइंग मेजर्स। इसका जो आधार है वो जिसके आधार पे हम डिजाइन कर सकते हैं, बायो क्लाइमेटिक आर्किटेक्चर। ठीक है, बायो क्लाइमेटिक आर्किटेक्चर के माध्यम से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। हाई परफॉर्मिंग बिल्डिंग एनवलप, यानी जो बिल्डिंग का बाहरी आवरण है वो हाई परफॉर्मिंग हो, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। ठीक है, तीसरा क्या है, यानी कि जो बायोमेट्रिक बायो क्लाइमेटिक आर्किटेक्चर, अगर इसमें हम बात करें बायो क्लाइमेटिक आर्किटेक्चर, तो आपकी बिल्डिंग का जो साइज है, ठीक है, और उसका जो कंस्ट्रक्शन और कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से हो कि आपकी बिल्डिंग जो है वो प्रोटेक्ट रहे सनलाइट से। ठीक है, दूसरा वाला है हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस में हमें ये करना है बिल्डिंग एनवलप का कि हमें बिल्डिंग एनवलप पे जब हमने पढ़ा तब देखा था कि हमें बिल्डिंग एनवलप जो बिल्डिंग का बाहरी आवरण है उसको इस तरीके से डिजाइन करना है कि वो पूरी तरह से इंसुलेट रहे, ठीक है, अच्छा उसका प्रदर्शन हो, ठीक है, ग्लेजिंग उसमें और खिड़कियां जो है वो अच्छी हो, विंडोज अच्छे तरीके से लगी हो, प्रॉपर हो, उसमें एयर सील अच्छी हो, यानी एयर पासेज ना हो। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग में होती हैं। और देन उसके बाद अगला आता है हाई परफॉर्मेंस कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, तो बिल्डिंग के अंदर जो वेंटिलेशन है वो भी कंट्रोल्ड होना चाहिए। ठीक है, जो मैकेनिकल इंसुलेशन के माध्यम से या हीट रिकवरी के माध्यम से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद डिजाइन में हम देखते हैं द ट्राइस एनर्जेटिका कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिल्डिंग के डिजाइन के लिए बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो काफी पॉपुलर हुआ वैश्विक स्तर पर, ट्राइस एनर्जेटिका कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट था ये, इन्होंने किसी भी बिल्डिंग के डिजाइन के लिए तीन पॉइंट सुझाए कि अगर हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो हमें इन तीन बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या, रिड्यूस द डिमांड फॉर एनर्जी बाय अवॉइडिंग वेस्ट एंड इंप्लीमेंटिंग एनर्जी सेविंग मेजर्स, यानी जब भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो हमें इस तरीके से बिल्डिंग को बनाना है कि उसमें हमारी एनर्जी की जो डिमांड है वो रिड्यूस हो, यानी हर कमरे में आपके में प्रॉपर सनलाइट पहुंचे तो आपको लाइट दिन में जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्रॉपर हवा पहुंचे तो आपको बहुत ज्यादा हैवी एयर कंडीशनर या जिसे कहें हवा को मेंटेन करने के लिए कूलर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो और उसके साथ साथ वेस्ट, अवॉइडिंग वेस्ट,
ठीक है, एंड इंप्लीमेंटिंग एनर्जी सेविंग मेजर्स। और वेस्ट जो अगर उसमें कहीं भी हो रहा है, कोई भी अगर उसमें वेस्टेज हो रही है, तो उसको भी हमें नहीं होने देना। दूसरा जो मेजर उन्होंने बताया था, यूज सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी इंस्टीड ऑफ फाइनाइट फोसिल फ्यूल्स। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी बिल्डिंग में आप जो फोसिल फ्यूल्स या यानी जो जीवाश्म ईंधन से बनी हुई बिजली जो मिल रही है, उसके बजाय आप अपने घर में सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करें, जिनमें कि सोलर एनर्जी सबसे हमारे लिए सुइटेबल रहता है। तो सोलर एनर्जी का हम उसमें यूज करें, तो हमारी फोसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम रहेगी। तीसरा जो उनका पॉइंट था, प्रोड्यूस एंड यूज फोसिल एनर्जी एज एफिशिएंट एज पॉसिबल। अगर आप सोलर सस्टेनेबल एनर्जी यूज कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप फोसिल एनर्जी भी अगर यूज कर रहे हैं, तो फोसिल एनर्जी का यूज जो है आपका एफिशिएंट यूज होना चाहिए। मींस जितनी एनर्जी आप यूज कर रहे, मतलब आप ले रहे हैं, उसमें वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। जितनी की आपको आवश्यकता है उतनी एनर्जी आपको प्रोड्यूस करनी चाहिए और उसे एफिशिएंटली यूज करना चाहिए। देन 5 स्टेप अप्रोच डिराइव फ्रॉम ट्राइस एनर्जेटिका कॉन्सेप्ट। अब ये जो 3 स्टेप का ट्राइस एनर्जेटिका कॉन्सेप्ट है, जिसमें बिल्डिंग के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की बात की गई है, हमें बिल्डिंग को डिजाइन करते हुए किन 3 मुद्दों पर ध्यान रखना चाहिए, इसी से 5 पॉइंट ड्राइव किए गए इन 3 पॉइंट से किसी भी बिल्डिंग के लिए। पहला क्या है, परफॉर्मिंग इंसुलेटिंग सॉल्यूशन। ठीक है, यानी पहला पॉइंट ये है कि हमें अपनी बिल्डिंग में इंसुलेशन हमारा जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। यानी फ्लोर, वॉल्स, रूफ, विंडोज एंड डोर, इनमें प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए। आपके अंदर का वातावरण बाहर के वातावरण की तरफ मतलब एक तरह से नहीं जाना चाहिए, आपकी प्रॉपर उसमें इंसुलेशन हो। दूसरा क्या है, एयर टाइटनेस। ठीक है, एयर टाइटनेस, रूफ्स, विंडोज, फ्रेम, डोर्स, जिनके माध्यम से एयर जो है वो पास होती है, वो उसको अगर आपको एयर टाइट होना चाहिए, कहीं से एयर की लीकेज नहीं होनी चाहिए आपकी बिल्डिंग में। ठीक है। थर्ड क्या है, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, डबल फ्लो वेरिएबल ग्राउंड हीट एक्सचेंजर। ठीक है, इसमें वेंटिलेशन की व्यवस्था हो। ठीक है, तो इसमें वेंटिलेशन के लिए आप प्रॉपर में, अगर आपकी बिल्डिंग का डिजाइन बहुत अच्छा है, इसमें आप प्रॉपर वेंटिलेशन है, तो आप नेचुरल वेंटिलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा डबल फ्लो वेरिएबल ग्राउंड हीट एक्सचेंजर के माध्यम से भी वेंटिलेशन की व्यवस्था प्राप्त की जा सकती है। देन फोर्थ है इक्विपमेंट, हायर इफिशियंसी गैस बॉयलर, हीट पंप, सोलर कलेक्टर फॉर हॉट वाटर। जनरली हम ये जो बात कर रहे हैं, ये 5 स्टेप, दिस इज फॉर दी कॉमर्शियल बिल्डिंग। ठीक है, कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए बात कर रहे हैं, तो हमें उसमें जो इक्विपमेंट्स है हमारे, वो इस तरह के यूज करने चाहिए जिससे कि जो उसमें बिजली की खपत है वो कम से कम बिजली की खपत हो। ठीक है, जैसे जैसे गैस का बॉयलर है, हीट पंप है, सोलर करेक्टर्स हैं, हॉट वाटर है, ये सारी चीजें हमें एनर्जी इफिशिएंट यूज करनी चाहिए। फिफ्थ क्या है, रेन्यूएबल एनर्जी, यानी फोटोवोल्टिक सेल्स, विंड पावर, बायोमास। ठीक है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी में आप किसका, फोटोवोल्टिक सेल का यूज कर सकते हैं, विंड पावर कर सकते हैं, बायोमास कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्स का यूज करना चाहिए। तो ये हमारे 5 स्टेप थे। उसके बाद हम आते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ एयर लीकेज। ठीक है, एयर लीकेज इज समटाइम्स कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन, यानी कि आपका जो एयर लीकेज होता है बिल्डिंग के अंदर, वो कभी कभी हम उसे इनफिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, विच इज दी अनइंटेंशनल और एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन ऑफ आउटसाइड एयर इनटू अ बिल्डिंग। यानी अगर आपका एयर लीकेज है, तो दुर्भाग्यवश कहें उसे, या आपकी बिना इच्छा के कहें, जो आपके घर के बाहर का जो वातावरण है और जो आउटसाइड एयर है, वो आपकी घर में इंट्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, इंट्रोड्यूस हो जाती है बाय द एयर लीकेज। सपोज आपने घर में एसी लगा रखा है, आपका पूरा बिल्डिंग सेंट्रलाइज एसी है, और आपके एयर लीकेज है उसमें बिल्डिंग में, मींस आपकी प्रॉपर इंसुलेशन नहीं है, एयर लीकेज है, तो क्या होगा, आपकी जो ठंडी वाली हवा है वो बाहर की तरफ जाने लगेगी। तो आपकी जो एयर कंडीशनर है वो 24 आवर्स जब चलता ही रहेगा, उसका कंप्रेसर कभी बंद ही नहीं हुआ, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन ही रहेगा। एयर लीकेज है, बाहर की हवा, गर्म हवा अंदर आती रहेगी, अंदर की ठंडी बाहर जाती रहेगी, तो टेम्परेचर कभी मेंटेन रहेगा नहीं। तो इसीलिए वो एक्सीडेंटली कहें उसे या अनइंटेंशनल कहें, आपकी बिल्डिंग के बाहर का जो वातावरण है वो अंदर आ जाता है, टिपिकली थ्रू क्रैक्स इन दी बिल्डिंग। इसका कारण क्या होता है, आपकी बिल्डिंग में अगर कहीं पर क्रैक्स हैं, एनवलप एंड बिल्डिंग एनवलप में कहीं क्रैक्स हैं, थ्रू यूज ऑफ डोर्स, डोर के अगर डोर में प्रॉपर इंसुलेशन नहीं है, या कोई पासेज है, इसके माध्यम से आपकी बिल्डिंग में एयर लीकेज होता है। इन दी समर इनफिल्ट्रेशन कैन ब्रिंग ह्यूमिड आउटडोर एयर इनटू द बिल्डिंग। अगर हम गर्मियों की बात करें, तो गर्मियों में अगर आपका एयर लीकेज है, तो बाहर की जो ह्यूमिडिटी वाली हवा है, जो जिसमें ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, वो वाली हवा जो है वो बिल्डिंग में आ जाती है। whenever there is infiltration there is corresponding exfiltration elsewhere in the building।
तो अगर बिल्डिंग में कहीं इनफिल्ट्रेशन है तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा एक्सफिल्ट्रेशन बिल्डिंग में कहीं ना कहीं जरूर होना चाहिए, जिससे हम उस हवा को वहां से निकाल सकें। इन द विंटर दिस कैन रिजल्ट इन वार्म मॉइस्ट इंडोर एयर मूविंग इनटू कोल्ड एनवलप कैविटीज। ठीक है, विंटर के सीजन में क्या है, ये एक तरह से दिस कैन रिजल्ट इन वार्म मॉइस्ट इंडोर एयर मूविंग टू द कोल्ड एनवलप कैविटी, यानी कि अगर गर्मी सर्दियों के दिन में तो आपके अंदर की जो गर्म हवा है, क्योंकि आपका घर बंद जितना रहेगा उतना ही उसमें अंदर का जो एटमोस्फियर है वो गर्म रहेगा, लेकिन अगर एयर लीकेज रहेगी तो आपकी गर्म वाली हवा घर के बाहर जो है जाएगी, मूव हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड का ये चैप्टर आज फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।